हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट विलयन में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विलेयता क्या होती है? देखिए, किसी पदार्थ की विलेयता वह अधिकतम मात्रा है जो निश्चित परिस्थितियों में किसी निश्चित मात्रा के विलायक में घुल सकती है। इसकी इकाइयाँ मोल, डेसीमीटर, माइनस क्यूब या फिर ग्राम पर 100 ग्राम विलायक होती है। ठीक है, यानी विलयन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विलायक में विलय को घोलते हैं। तो उस विलायक के, ठीक है, 100 ग्राम जो भी विलायक है हमारे पास में, उसके अंदर जो सॉल्यूट घुल रहा है उसके ग्राम मोल्स क्या होते हैं, उस पदार्थ की विलेयता कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो विलय हम घोल रहे हैं वो घुलेगा किस टाइप से, तो वो क्या करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है कि जो विलय हम घोल रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, तापमान कितना है, दाब कितना है, इन सब चीज़ों पर क्या होता है, किसी भी सॉल्यूट की क्या है, विलेयता क्या करती है, डिपेंड करती है। अब हम जानेंगे, अगर हम किसी द्रव में क्या करते हैं, ठोस को घोल रहे हैं, तो उसकी विलेयता किस तरह से होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पहली बात तो सामान्यतः कोई विलय उसी विलायक में घुलता है जिसके साथ उसका अंतराणु का आकर्षण समान हो। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, विलायक में क्या कर रहे हैं, विलय को घोल रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों के जो अणु हैं वो आपस में एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, अंतराणु का आकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है ना, तो जब क्या होगा, ठोस के जो अणु हैं वो द्रव के अणु की तरफ क्या करेंगे, आकर्षण फील करेंगे, तभी वो उसके अंदर क्या होगा, घुलेगा। द्रव में किसी ठोस की किसी भी तापमान पर विलेयता उस अधिकतम मात्रा के रूप में परिभाषित की जाती है जितनी मात्रा में ठोस 100 ग्राम द्रव में घुलकर संतृप्त विलयन बना सके। यानी कि क्या है, अगर हम किसी ठोस को किसी विलयन में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं किसी विलायक में, तो उस विलायक में अगर जैसे हमारे पास में 100 ग्राम जो है वो क्या है, लिक्विड है, तो इसके अंदर अगर हम ठोस की मात्रा को मिलाएं और तब तक मिलाते रहें जब तक कि ये क्या ना बन जाए, संतृप्त विलयन ना बन जाए, तो वही क्या कहलाई जाएगी, ठोस की विलेयता कहलाई जाएगी। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होता है कि एक मैक्सिमम टाइम पर पहुंच करके जब क्या होता है, विलयन में और ज़्यादा ठोस को क्या नहीं कर सकते हैं, हम घोल नहीं सकते हैं, यानी कि अब ये संतृप्त हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, द्रव में ठोस की विलेयता की जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो किस तरह से होती है, जब किसी ठोस विलय को लगातार किसी विलायक में डाला जाता है तो विलय घुलता रहता है। ठीक है, और किसी विलयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। कुछ विलय कण विलयन में उपस्थित कणों से टकराकर पुनः अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, क्रिस्टलीकरण प्रोसेस होती है। ठीक है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, ठोस को क्या कर रहे हैं, विलय के अंदर क्या कर रहे हैं, जो हमारा ठोस है, ठीक है ना, वो विलय है, और जो विलायक है वो हमारा क्या है, लिक्विड है। जब हम क्या करते हैं, इनको घोलते हैं, तो क्या होता है, जो ये अंतराणु का आकर्षण बल लगता है, तो इसके कारण क्या होता है, कुछ इसके कण हैं वो इसमें घुल जाते हैं। ठीक है ना, और कुछ कण ऐसे होते हैं जो उसके अंदर मौजूद कणों से ही टकरा करके क्या होते हैं, वापस अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, क्रिस्टलीकरण प्रोसेस होती है। ठीक है, एक अवस्था ऐसी आती है जब विलयन में डाले जाने वाले विलय कणों की संख्या बराबर हो जाती है, अर्थात विलयन तथा क्रिस्टलीकरण दोनों प्रक्रियाएं समान दर से होने लगती हैं और गतिक संतुलन स्थापित हो जाता है। जब क्या होता है, इसमें हम जो हमारा जो सॉल्यूट घुल रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो जो घुलने वाले कण होते हैं और जो टकराने वाले कण होते हैं वापस, ठीक है ना, तो इनकी क्या हो जाती है, इनका जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना, गतिक ऊर्जा बराबर हो जाती है, तो जिससे क्या हो जाता है, इनमें गतिक संतुलन स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं कि विलय में अगर हम विलय और विलायक की प्रोसेस करा रहे हैं, ठीक है, यानी विलायक में हमने विलय को घोला है, तो क्या होगा, एक बार में ये घुलता रहेगा, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका विघटन होने लगेगा। ठीक है, जब विघटन होने लगेगा तो पुनः क्या हो जाएगा, इसका क्रिस्टलीकरण होने लगेगा। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, देखिए, दिए गए तापमान और दाब पर विलयन में विलय की सांद्रता स्थिर रहती है। यह प्रक्रिया गैसों के द्रव में घुलने पर भी लागू होती है, और सेम यही प्रोसेस क्या होता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, द्रवों के अंदर गैस को घोल रहे हैं, तो जिस तरह से ठोसों पर जो नियम लागू हो रहे थे, इसी तरह गैसों पर भी यही नियम लागू होते हैं। ठीक है, कि जो गैस के अणु हैं वो भी क्या करेंगे, विलयन के अंदर जाकर के विलायक के अणु से टकराएंगे। ठीक है, और क्या होगा, कुछ जो कण हैं वो क्या होंगे, अलग भी होते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि क्रिस्टलीकरण प्रोसेस भी क्या होती रहेगी, यहाँ पर चलती रहेगी। ठीक है, विलयन की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विलयन एक
विलयन की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विलयन एक निश्चित अधिकतम सांद्रता प्राप्त नहीं कर लेता है। ठीक है, यानी कि हम इसमें जब विलायक में विलय को घोल रहे हैं तो जब तक वो बिल्कुल थिक या गाढ़ा नहीं हो जाता, मतलब कि अब इसमें और ज़्यादा क्या नहीं कर सकते हैं, हम विलय को नहीं घोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो विलयन बनता है उसे क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, देखिए जिसमें तापमान बदले बिना अधिक विलय को घोला जा सकता हो। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर हमारा वही है, उसी टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, और ज़्यादा विलय उसमें घोल सकते हैं। विलय को घोला, वो फिर से घुल गया। ठीक है, अब उसमें और ज़्यादा घोल सकते हैं, और ज़्यादा घोल सकते हैं, तो उस तरह का जो विलयन बनता है उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब जो ये लिक्विड में हम ठोस को घोल रहे हैं तो ये जो इसकी सॉल्युबिलिटी है, विलेयता है, वो किस किस चीज़ों पर निर्भर करती है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि विलय और विलायक की प्रकृति पर करती है। ठीक है, तो इसको डिटेल में जानेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, इससे इसे समझा जा सकता है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब कि एक जैसा जो है वो एक जैसा समान को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, मतलब कि ठीक है, यानी कि जो ध्रुवीय या फिर आयनिक यौगिक होते हैं उनमें क्या होते हैं, ध्रुवीय विलय ही क्या करते हैं, घुल सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, जिनमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो आवेश है उसका वितरण समान रूप से नहीं होता है। ठीक है ना, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ होता है। जैसे यहाँ पर NaCl देखिए, Na पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव होता है। तो इस तरह का जो ये विलय है वो किस में घुलेगा, ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। जिस तरह से क्या है, जो पानी है H2O है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, वो भी ध्रुवीय विलायक है, क्योंकि उस पर भी क्या है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो वितरित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होता है, जो ध्रुवीय विलायक हैं वो ध्रुवीय विलय ही उसमें क्या हो सकता है, घुल सकता है। इसी तरह से जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, अध्रुवीय विलायक यानी कि जिसमें जो आवेश होगा, ठीक है, उसका जो वितरण होता है वो समान रूप से होता है। ठीक है, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हो वो अध्रुवीय विलायक होते हैं। ठीक है, अध्रुवीय होते हैं। तो ऐसे अध्रुवीय विलायकों में जो घुलने वाला हमारा विलय होगा वो भी कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर से क्या हो जाता है, अध्रुवीय विलायक यानी कि जैसे बेंजीन है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। कौन, अगर हम क्या करेंगे, ठोस हमारे जो हैं, ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, द्रव में ठोस को घोल रहे हैं तो यहाँ पर से क्या होगा, जो ध्रुवीय है वो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। ठीक है, अगर हम ध्रुवीय विलायक को क्या करेंगे, अध्रुवीय विलायक में घोलने की कोशिश करेंगे तो वो इसमें क्या नहीं होगा, नहीं घुलेगा, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, देखिए अध्रुवीय जो और सहसंयोजक कार्बन यौगिक होते हैं, जैसे नाफ्थलीन हो गया, एथ्रासीन हो गया, बेंजीन हो गए। ठीक है, तो इनमें क्या हो जाएगा, अध्रुवीय विलायकों में ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, तथा ध्रुवीय विलायकों में कम घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पर से सामान्यतः जो विलयता है वो 3 प्रकार की अंतःक्रियाओं का क्या होता है, परिणाम होता है, मतलब जो इनके अणुओं के बीच में अंतःक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो जैसे पहले है विलय अंतःक्रिया, यानी कि जो सॉल्यूट है, ठीक है, तो सॉल्यूट के जो कण आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और विलायक की अंतःक्रिया, यानी कि जो सॉल्यूट है हमारा और जो सॉल्वेंट है उनके अणुओं के बीच में जो प्रक्रिया होगी, और है विलायक की अंतःक्रिया। तो इन पर बेस होता है हमारा कि जो ठोस है वो क्या करेगा, किसी लिक्विड में कैसे घुलेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा फैक्टर है तापमान। तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब हम किसी द्रव में ठोस को घोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब तापमान जो है, अगर हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब तापमान हमने कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो उसका काफ़ी प्रभाव इस पर क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी पर पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यदि एक संतृप्त विलयन का उदाहरण लें जो अविघटित ठोस विलय के साथ संतुलन में होता है, तब यहाँ पर से जो इसकी प्रोसेस है इसको इस समीकरण के द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पर क्या है, विलय और विलायक है, इसको घोल करके विलयन बनाया जा रहा है। ठीक है, तब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, जो हमारी हीट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, यानी कि या तो इसमें से हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, या फिर हीट इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है,
यह गतिक संतुलन है, इसलिए इसे लाशातीय सिद्धांत का अनुपालन करता है। ठीक है, गतिक संतुलन है यानी कि यहाँ पर जो विलय विलायक के जो कण हैं वो गतिज ऊर्जा कर रहे हैं, गति में हैं। ठीक है, तो इसमें एक तरह पर क्या होता है, वही जो हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें विघटन और क्रिस्टलीकरण प्रोसेस जो है वो जब साम्य पर पहुंच जाती है तो ये गतिक संतुलन में आ जाते हैं। ठीक है, और ये फिर क्या करते हैं, लाशातीय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से क्या है, अगर हमारे पास में सॉल्यूशन में क्या है, जो हीट है, ठीक है, वो क्या है, 0 से कम है, तो अब प्रक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। जैसे यहाँ पर से अगर हम क्या करें, पोटेशियम क्लोराइड है हमारा, ये KClO3 है, NH4Cl है। ठीक है, ये तापमान बढ़ने पर इनकी जो विलेयता है वो घटती जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम इनका सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर से क्या होगा, इनका जो घुलना है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हीट है वो क्या है, यहाँ पर से 0 से ज़्यादा है। ठीक है, तब यहाँ पर से क्या होगा, ये प्रक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो ऊष्मा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगी, और तो ये और ज़्यादा घुलने लगेंगे, तब इनकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, द्रव में ठोस को घोलने पर विलेयता का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें दाब की, तो दाब का क्या होता है भाई, देखो ठोस चीज़ों को क्या नहीं होता है, दाब का कोई असर पड़ता है नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसीलिए दाब का द्रवों में ठोस की विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस और द्रव लगभग क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, और दाब परिवर्तन क्या होता है, बहुत कम प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना कि किसी द्रव में हम क्या करते हैं, जब ठोस को घोला जाता है तो किस तरह से क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी का असर पड़ता है। ठीक है, आगे के चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि द्रव के अंदर अगर हम क्या करते हैं, गैस को घोलते हैं, तब उसकी सॉल्युबिलिटी पर या विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।